Viewers, I hope that you all are well and doing well. Today we talk about LC oscillations or electromagnetic oscillations qualitatively. Let's start. आज हम ये देखेंगे कि एक सर्किट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिस सर्किट के अंदर एक इंडक्टर मौजूद है और एक कैपेसिटर मौजूद है। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर L मौजूद है और उसके साथ कैपेसिटर C मौजूद है, हम कहते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर बनाता है जिसमें करंट चेंज होता है लाइक ए साइन वेव। साइन वेव में यही होता है कि करंट ज़ीरो है, एक डायरेक्शन में करंट फिर मैक्सिमम है, फिर ज़ीरो है और उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम है, फिर ज़ीरो है। यहाँ पे साइन वेव का एक साइकिल मुकम्मल होता है। जिस तरीके से साइन वेव का एक साइकिल मुकम्मल होता है कि उसमें दो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल इसी वे से एक LC ऑसिलेटर करता है। LC ऑसिलेटर के अंदर भी करंट का यही बिहेवियर है और ये LC ऑसिलेटर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे यहाँ पे मैस सप्लिंग सिस्टम है। मैस सप्लिंग सिस्टम के अंदर ये मैस हमें प्रोवाइड करता है इनर्शिया और ये सप्लिंग हमें प्रोवाइड करता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। और अगर हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर मैस सप्लिंग सिस्टम के अंदर जैसे एक मैकेनिकल ऑसिलेशंस हैं, तो मैकेनिकल ऑसिलेशंस के लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं कि देयर शुड बी एन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एंड देयर शुड बी अ मैस विच मस्ट पोजेस इनर्शिया। और हम अगली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि इस मैस सप्लिंग सिस्टम की अगर हम वेव फॉर्म की बात करें तो वेव फॉर्म हमारे पास एक साइन वेव बनती है। बिल्कुल यही कुछ हो रहा है एक LC ऑसिलेटर के अंदर। इसमें इंडक्टर बिल्कुल बिहेव करता है एक मैस के तौर पे और ये कैपेसिटर ये हमें वो रिस्टोरिंग फोर्स देता है और जिससे ऑसिलेशन जो है वो आगे मेंटेन रहती हैं। तो बहरहाल मैस सप्लिंग सिस्टम के अंदर जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है बिल्कुल उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे इस LC ऑसिलेटर के अंदर करंट चेंज होता है। हम फ़िलहाल इस सर्किट के लिए ये कहेंगे कि इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है और कोई इसके अंदर सोर्स ऑफ EMF भी नहीं है। अगर ऐसा है तो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो या तो L के अक्रॉस होगी या C के क्रॉस होगी, कैपेसिटर के क्रॉस, या इन दोनों के क्रॉस होगी। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया है। चार्ज करने के बाद हमने उसको उठाया और इंडक्टर के साथ जोड़ दिया है। अब शुरू में चार्ज QM यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज है और उसी वक्त हमने जिस वक्त मैक्सिमम चार्ज था हमने इसको बाहर के सोर्स से हटा के इस इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर जो एनर्जी यहाँ स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो एनर्जी UE इक्वल हाफ Q² M/C है। ये एनर्जी स्टोर्ड है इन दिस कैपेसिटर। अब Q मैक्सिमम है इस कैपेसिटर के अंदर, लेकिन करंट Q का नाम नहीं है। करंट I इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज़ इक्वल टू dQ/dt। तो हम कहेंगे जिस वक्त QM यह मैक्सिमम है उस वक्त I रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वो ज़ीरो है या करंट ज़ीरो है। और इस केस में हम कहेंगे कि जो एनर्जी थी L के अक्रॉस उसका हमें फॉर्मूला का पता है कि UB इज़ इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर।
और हमें ये भी पता है कि एक कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करता है, इसी तरीके से एक इंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करता है। तो हम कहते हैं कि इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हाफ Li² है। जिस वक्त Qm मैक्सिमम था तो सारी एनर्जी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थी, I चूँकि 0 था तो कोई एनर्जी इस इंडक्टर के अक्रॉस नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इससे फर्दर प्रोसेस क्या होगा। जिस वक्त हमने इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया है इस L के अक्रॉस, और हम ये कहते हैं कि ये कंडीशन दोबारा आने तक अगर टाइम कैपिटल T चाहिए तो 1T/8 के बाद, जिस वक्त 1T/8 पास होगा, ये कैपेसिटर जो ही हमने इसको कनेक्ट किया अक्रॉस एन इंडक्टर L, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और 1T/8 के बाद ये होगा कि हाफ एनर्जी इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगी और हाफ एनर्जी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है कैपेसिटर के अंदर। जिस वक्त टाइम 2T/8 गुजरेगा तो हम देखेंगे ये कैपेसिटर ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और सारी की सारी एनर्जी अपीयर हो जाएगी इस इंडक्टर के अक्रॉस इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेकिन ये इंडक्टर इसकी एक बैक EMF है। बैक EMF की वजह से इसने फ्लो ऑफ करंट उसको अपोज करना है। जहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसने जो करंट बढ़ रहा था उसको अपोज करना है, और उसकी अपोजिशन यूँ होगी कि उसने I को कम करना है। I इस तरीके से कम होगा कि Q बढ़ना शुरू कर दे। तो हम कहते हैं कि उसी वक्त 3T/8 के बाद वो चार्ज यहाँ से इस प्लेट पर यहाँ पे आना शुरू कर देगा। यानी पहले सारा पॉजिटिव चार्ज इस अपर प्लेट पे था और सारा नेगेटिव चार्ज इस लोअर प्लेट पे था। अब ये चार्ज जो यहाँ से चला था, अब ये चार्ज यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर जितना चार्ज यहाँ से कम हुआ उतना नेगेटिव यहाँ अपीयर हो जाएगा। हम देखेंगे 4T/8 के बाद सारी एनर्जी जहाँ से निकल के कैपेसिटर के अंदर आ जाएगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज। अब उसी वक्त फिर इंडक्टर के थ्रू ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो 5T/8 के बाद हम देखेंगे कि अब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। यह पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो हम देखेंगे कि अब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। और 6T/8 के बाद हम देखेंगे कि ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर और सारी एनर्जी यहाँ अपीयर हो जाएगी। फिर दोबारा उसी वे से एल्शा की प्रॉपर्टी की बुनियाद पे हम देखेंगे कि यहाँ से फिर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस प्लेट की तरफ। अब ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगा और हम देखेंगे कि जिस वक्त टाइम T गुजरेगा बिल्कुल ये LC ऑसिलेटर अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा कि ये अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज है और लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से LC ऑसिलेटर ने अपनी ऑसिलेशंस को मेंटेन किया है और इसमें यह ऑसिलेशन बिल्कुल एक साइन वेव की तरह है कि जैसे हम कहते हैं करंट यहाँ पे 0 है, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम और फिर 0 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से T टाइम के अंदर इस LC ऑसिलेटर ने किया है कि एनर्जी पहले यहाँ पे मैक्सिमम थी और फिर एनर्जी यहाँ पे 0 हो गई और इसके अक्रॉस अगर 0 है तो वो एनर्जी कहाँ पे गई है, वो इंडक्टर के अक्रॉस चली गई। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में और फिर 0, फिर उसी डायरेक्शन में फिर मैक्सिमम आ जाएगी। तो अगर आप साइन वेव को यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, फिर मैक्सिमम, तो हमारे पास ये भी एक साइकिल बनता है पीक टू पीक। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे LC ऑसिलेशन बिल्कुल एक साइन वेव के तौर पे बिहेव कर रही हैं। और अगर हम यहाँ पे ग्राफ स्केच करते हैं और ग्राफ में हम देखते हैं कि हमने VC कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल था उसको हमने Q/C लिखा, Q=CV के तौर पे, और हम एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं और हम ऑसिलोस्कोप
वो अगर कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस तो हमें ये वेव फॉर्म मिलती है। और उसी ऑसिलोस्कोप को जब हम कनेक्ट करते हैं आर के अक्रॉस तो हमें ये वेव फॉर्म मिलती है। और ऑसिलोस्कोप व्यूअर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट के अंदर जो चेंजेस हो रही होती हैं उनको स्क्रीन पे शो करता है, उसे हम ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो वेरी फ्रीक्वेंट हायर क्लासेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं फिज़िक्स लैब में। तो हम यहाँ पे देखते हैं VC Q/C है, या यहाँ से QCV के तहत यहाँ से VC Q/C है और V जो है वो IR के इक्वल है। अगर I को देखा जाए तो I Q/T पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा जो ग्राफ है ये Q और T के दरमियान है, Q और T के दरमियान। और यहाँ पे VR जो है ये IR के इक्वल है। I को अगर Q और T पुट करें तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो ग्राफ आया है पैटर्न, अगर इस ग्राफ की हम स्लोप मालूम कर लें, स्लोप जो है वो हमारे पास Q/T है, तो Q/T से हमें क्या मिलेगा, I मिल जाएगा। और इस केस में फिर हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ की स्लोप से हम ये ग्राफ ले सकते हैं। वो यहाँ पे देखिए, हमने कहा था ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे स्लोप 0 है, स्लोप 0 है तो इसका मतलब 0 पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव बढ़ना शुरू करती है, तो यहाँ से करंट जो है वो बढ़ना शुरू करेगा। यहाँ पे जाके स्लोप जो है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे करंट जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव। यहाँ जाके स्लोप फिर 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये 0 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ रही है, स्लोप पॉजिटिव, करंट बढ़ना शुरू करेगा। यहाँ जाके करंट मैक्सिमम है, स्लोप मैक्सिमम है, तो हम कहेंगे इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यहाँ जाके स्लोप फिर 0 हो जाएगी और हम देखेंगे हमारे पास करंट जो है वो फिर 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से चल के यहाँ तक हमने एक साइकिल मुकम्मल किया है, तो करंट का एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक साइकिल बन जाएगा। तो ये बिल्कुल हमने देखा कि इस ग्राफ का QT ग्राफ का अगर हम स्लोप ले लेते हैं तो हमारे पास करंट आ जाता है। और Q की और T की बात करते हैं तो VC जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है वो हमें यूँ मिलता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर वो हमें इस वे से मिलेगा। अब ये बिल्कुल LC ऑसिलेटर जो है ये एनालॉगस है टू दैट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर LC ऑसिलेटर के अंदर भी ऑसिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती हैं। और इसको फिर हम इनमें रिजेम्बलेंस जो है वो तलाश कर सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में। मैकेनिकल सिस्टम मैस स्प्रिंग सिस्टम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम हमारा LC ऑसिलेटर है। मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और वो 2 एक्सट्रीम पोजीशंस पे होती है, वो हाफ के एक्स के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और वो इक्वल होती है हाफ C−1Q²। अब इनको अगर कंपेयर किया जाए, हाफ की जगह हाफ मौजूद है, K की जगह पे यहाँ 1/C है। इसका मतलब ये है कि K जो है वो 1/C कॉरस्पॉन्ड्स टू K। यहाँ पे हमारे पास x² है तो यहाँ पे Q² है। इसका मतलब ये है कि Q कॉरस्पॉन्ड टू x। अच्छा, एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे सारी काइनेटिक होती है, हाफ mv² के इक्वल है। यहाँ पे एनर्जी सारी जो है वो इंडक्टर के अंदर होती है, जिस वक्त यहाँ पे एनर्जी नहीं होती, कैपेसिटर के क्रॉस हाफ Li² बनती है, हाफ हाफ दोनों में मौजूद है। m की जगह पे यहाँ पे क्या है L, तो इसका मतलब L कॉरस्पॉन्ड्स टू m, और v² के तौर पे यहाँ I² है, और इसका मतलब ये है कि I कॉरस्पॉन्ड टू v। तो इस वे से हम रिजेम्बलेंस दोनों के अंदर ढूंढ सकते हैं। जैसे हमारे पास v dx/d है तो यहाँ पे I dq/dt आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल उसी वे से x जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है किसको, q को। और जैसे हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2πf वो k/m के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरीके से LC ऑसिलेटर के अंदर भी फ्रीक्वेंसी 2πf 1/LC होल स्क्वायर रूट के इक्वल है। और यहाँ पे कोई शक नहीं कि K जो है उसको रिप्लेस किया हमने 1/C के तौर पे, और M को रिप्लेस किया हमने L से, तो हमारे पास 1/LC
ये स्क्वायर रूट आ गया। तो इस तरीके से एल और सी की वैल्यूज़ उनको हम चेंज करके एक जगह हम एल की वैल्यू ले आते हैं, एक ख़ास वैल्यू सी की ख़ास वैल्यू ला के हम ख़ास फ्रीक्वेंसी की जो एल सी ऑसिलेशंस हैं उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि एल सी ऑसिलेटर के ज़रिए से जिस फ्रीक्वेंसी की हम ऑसिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ टू 10 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के हवाले से। आज इतना ही। गुड बाय।